हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 जो अभी 2020 का हुआ है यूपीएससी मेंस का, उसके जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं और उसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। उसका एक बार ब्रेकअप देखेंगे, फिर एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए एक अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसका ब्रेकअप कैसा था क्वेश्चंस का। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट एएमसी, सो देयर वर टोटल 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री। टोटल 6 क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से आए थे। एएमसी से देयर वर 4 क्वेश्चंस। व्हेन आई से एएमसी, एएमसी मींस एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया एंड कल्चर। देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सो देयर वर 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 4 वर फ्रॉम एएमसी एंड 2 वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस बार का क्वेश्चंस का पैटर्न रहा था। नाउ एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस में पूछा गया था और उसका आंसर हम किस तरीके से कर सकते थे। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. So it's a 10 marker question and word limit is 150. हमसे पूछ रहे हैं रॉक कट आर्किटेक्चर किस तरीके से provides us the knowledge of early Indian art and history. See, if we have to write the introduction of this answer, we could have simply started by defining what is rock cut architecture. इसको सीधा हम स्टार्ट कर सकते थे कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल दैट यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय अटेम्प्टिंग व्हाट इज रॉक कट आर्किटेक्चर। नाउ योर क्वेश्चन डिमांड्स दैट यू हैव टू डिस्कस द रॉक कट आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज एबल टू प्रेजेंट sources of knowledge of Indian art and history. When I talk about knowledge of Indian art and history, so हमारे पास दो sources हो सकते हैं. We could have literary sources or we can have these rock cut architecture. एक हमें literature से पता चल सकता है या हमें arts के through पता चल सकता है. The second source that they are want to discuss, that is the rock cut architecture. So when you would have write the main body, you could have given the examples starting from the earliest times like Bhimbetka rock shelters. Here you can have discussed how these were able to tell us about the socio-economic pattern of the people living at that period. तो यहां से हमें पता चल रहा है भिम्बेटका रॉक शेल्टर से सोशो इकोनॉमिक सेटअप. Then what we had? We had बाराबर केव्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सी, क्वेश्चन के अंदर हमें एग्जांपल्स तो देनी ही पड़ेंगी इफ वी हैव टू स्कोर द मार्क्स. यू जस्ट कांट सिंपली ट्राई टू एनालाइज ओनली द रॉक कट आर्किटेक्चर विदाउट गिविंग द एग्जांपल्स. इफ यू हैव टू एनालाइज द रॉक कट आर्किटेक्चर, यू हैव टू राइट ऑल दीज रॉक कट shelters or rock cut caves or rock cut temples that you know. So you could have written out Barbara caves, which told us about Ajivika sect. Which told us about Ajivika sect. So this is also very important. एक हमें philosophy पता चल रही है, एक हमें सोशो इकोनॉमिक सेटअप पता चल रहा है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, किस चीज को हंट करते थे, क्या उनके ट्रेडिशंस थे. वी ऑल गेट टू नो फ्रॉम दिस रॉक कट आर्किटेक्चर. देन कमिंग डाउन द लाइन, वी कुड राइट अबाउट अजंता केव्स, एलोरा केव्स. All these are what telling us what? These are telling us about Buddhism or the rise of Buddhism. Then you can talk about Kailashnath temple also. Kailashnath temple. So you could have written all this in the main body about various rock shelters and how they present us the knowledge of Indian art and history. And if we have to conclude our answer, then you could have just written that our Indian art and history
our Indian sources, our knowledge is very vast and very rich, which have been preserved and needs to be rightly preserved. जैसे कि ये रॉक शेल्टर्स हैं, इनको हमने क्या डिक्लेयर कर दी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस तरीके से इस प्रीशियस जो आर्ट ऑफ नॉलेज हमारे पास है, इसे हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं बाय डिक्लेयरिंग, और इसको इंडियन लेवल पे भी बचाया जा रहा है और इनको वर्ल्ड लेवल पे भी कंजर्व किया जा रहा है, लाइक थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. So this is the demand of the question. You could have gone through intro, main body and conclusion, which are very necessary if you have to attempt a question. So intro में define कर दो, main body में थोड़े से points लिख दो कि rocket architecture कैसे हमें information provide कर रहा है, and then conclusion में that we need to conserve all these things. Clear guys? So this was the first question. Now second question. Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. They are talking about Pala period and significant phase in the history of Buddhism. Clearly there is a link between Palas and Buddhism. This linkage you need to show. What is the linkage between Palas and Buddhism? ठीक है, this was the demand of the question. So what could have been our introduction? Introduction में you could have told where the Palas came in Bengal and Bihar region, where the Palas came after the decline of Magad Empire. ठीक है guys, and then you could have talked about that they were the patrons of Mahayana Buddhism. Patrons of Mahayana Buddhism. So this could have been your introduction, which would have fetched you good marks because you are describing. एक स्टेज में आप बता रहे हो कि पालास ये लोग थे जो यहां पे आए थे एंड दे वर द पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म. अब आपने लिंकेज बना दी है क्योंकि वही डिमांड है क्वेश्चन की, हाउ टू लिंक पालास विद बुद्धिज्म. सो हाउ दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट टू बुद्धिज्म. Learning centers. Their most famous two kings were Dharampal, Devpal. They were significant contributors to Buddhism. So how did they happen, or how did they manage to connect with Buddhism? That you have to write in the main body by providing a linkage. So learning centers में Vikramshila University, Nalanda University could have been mentioned. Then there was a monastery at Paharpur. First thing. Second thing, they propagated Buddhism. Propagation. They help in the propagation of Buddhism. Help in the propagation of Buddhism. They introduced new taxes to fund for spread of Buddhism. This you could have written in your answer. कि किस तरीके से उन्होंने पहले तो सेंटर्स बना दिए इंडिया के अंदर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा बना दी, जिसके अंदर प्रॉपर एक फिलॉसफी टीच करी जा रही है. फिर उस फिलॉसफी जो वहां पे डेवलप हो चुकी है, हाउ दे वर एबल टू प्रोपोगेट इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसके थ्रू उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिसके थ्रू वो फंड कर रहे थे टू स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. And then they patronized Buddhist scholars also. Patronized Buddhist scholars also. So Palas were very important in establishing in certain areas in India and outside the world, propagating the message of Buddhism, the schools of Buddhism and the teachings of Buddhism. So Palas कि ये लिंकेज आपको क्वेश्चन में शो करनी थी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन कि वो कहां से आए थे और पालास ने किस तरीके से बुद्धिज्म के साथ इतना इंपॉर्टेंट लिंकेज है. और इसका कंक्लूजन कैसे हो सकता था? कंक्लूजन बोल सकते थे देयर आर स्टिल some Buddhist monastery that exists in India that has been the total contribution of what? Pala period or Pala dynasty. So this was the demand of the question, where you had to mention about these things: learning centers, propagation, patronization. These were very, very important. This would have fetched you the marks by proper providing the introduction and the conclusion. So this was our second question related to AMC.
Now, third question. Now, this is from modern India. This is from modern India. Let's have a look at the question. Evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national movements. अब यहां पे बात करी जा रही है लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज और उसका इंप्लीकेशन क्या है नेशनल मूवमेंट्स के अंदर. अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर हम बाकी एमसी के क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो व्हाट कुड हैव बीन योर इंट्रोडक्शन? वी कैन कंट्रीब्यूट to this introduction like rise of nationalism could be contributed to the policies of Lord Curzon कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा मदद करी है. नाउ यू हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन कि पॉलिसीज लॉर्ड कर्जन की बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो करवाएंगी, जो एस्टैब्लिश हो रही हैं धीरे धीरे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन. सो देयर वर वेरी पॉलिसीज जो यहां पे इस टाइम पे आई थी, लाइक कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, then finally the big thing, partition of Bengal. Now these were the policies that were introduced by Lord Curzon. Let's take an example. If I have to evaluate partition of Bengal, what it led to? It led to the start of two movements, स्वदेशी and boycott. दो मूवमेंट शुरू होगी, स्वदेशी और बॉयकॉट, और उसी के साथ नेशनल स्कूल्स आने शुरू हो गए, और फर्स्ट टाइम देयर वॉज अ डिमांड फॉर स्वराज. ये हमारा एजेंडा रहेगा आने वाले टाइम में नेशनल मूवमेंट्स के लिए. सो दिस वॉज एन इंपैक्ट ऑफ व्हाट पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन दैट गिव्स अस द वर्ड स्वराज, एंड एजेंडा बन गया जिस चीज के ऊपर हमारी नेशनल मूवमेंट्स आगे बेस होंगी. इसी के साथ आपको पता है कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में. डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट were more now popular as compared to moderates. Extra constitutional struggle methods came into picture. Before that, what was the thing that was happening? Triple P. सिर्फ हम प्रेयर कर रहे थे, पिटीशन कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे. We were not doing anything beyond that. They were constitutional methods of struggle. But after the policies of Lord Curzon, you can say there were extra constitutional struggle methods, like in the form of Swadeshi, boycott, and the demand for Swaraj. So this were the impact that you could have discussed in this question, but you needed to mention all these four acts or the policies of the Lord Curzon, कि जिसकी वजह से देश में नेशनलिज्म स्ट्रांग हो गया, नए रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए. इफ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री वेल, देन यू नो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करने की कोशिश करी गई, और वो डिवाइडिंग लाइन करने की कोशिश करी गई थ्रू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. उन्होंने कैरेट दिखाया, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, तो नए नए रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए. हमारा लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन बनना शुरू हो गया. वो अलग बात है कि डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स थी, बट एक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी तो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर. So these were the things that you could have written in your answer about the policies of the Lord Curzon. Then you could have given a befitting conclusion. You could have given a befitting conclusion that yes, the policies of Lord Curzon were very much helpful in arousing nationalism and inspiring masses to fight and rise for the freedom struggle of India. This could have been incorporated in your answer. So this was the way you could have attempted this question, but this thing you need to know was necessarily be mentioned in the your answers. Clear hai guys? So this was the third question. This is for modern India. Now fourth question. Now this is AMC question. It's a little bit difficult. We will try to analyze it.
Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. यहां पे बात हो रही है philosophy and tradition की, how it played a significant part in conceiving and shaping the monuments and their art in India. You could have gone this answer by two ways. I will give you one example. Take an example of ancient India. You could have written monuments over here and discussed arts part. Like ancient India में time period बुद्धास का, monument we get is stupas. अशोका तक आते आते we got pillars. Then Guptas तक आते आते what we are getting temples. This is how you could have attempted this question, because वही चीज वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कैसे शो किया जा रहा है, स्टूपास के थ्रू शो किया जा रहा है, पिलर्स के थ्रू शो किया जा रहा है. गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा है, रामायण और भारत कंपाइल हो चुकी हैं, अब उनके अंदर जो मिथ्स हैं वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो. देन यू कुड हैव गॉन फॉर द आर्ट्स पार्ट, के आर्ट्स के अंदर क्या क्या हो रहा था, लाइक रॉक कट केव्स आ रही थी, यू कुड हैव गॉन फॉर दैट पोर्शन ऑल्सो. रॉक कट केव्स आ रही थी, ठीक है, क्या आ रही थी, रॉक कट केव्स. देन यू कुड हैव गॉन फॉर लाइक म्यूजिक, राग्स, theater. So this thing could have been incorporated in your answer. A difficult question, a little bit difficult question, but you have gone for ancient India. Same you could have done for medieval India and write about जितना आपको पता था monuments और arts के बारे में, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ analyze नहीं करना है. We just have to give an account as the question says discuss. As the question says discuss. तो बस आपको ये चीज अपने आंसर में कंट्रीब्यूट करनी थी. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते थे, जो आपको लगता है कि किस तरीके से फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में इट हैज राइटसली डिड दैट बाय शेपिंग आवर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स. सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द एज. नाउ इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि पहले तो पर्शियन लिटरेरी सोर्स मिडिवल इंडिया के हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द एज. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यू कुड हैव गॉन फॉर व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिट ऑफ एज. व्हाट इज स्पिरिट ऑफ एज? इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ, आइडियाज दैट अ पर्टिकुलर पीपल in a time or in a particular time of history has. देखो, स्पिरिट ऑफ एज का मतलब होता है कि किसी टाइम के अराउंड, किसी जो एक इरा होता है उस टाइम पे लोगों के कुछ सेट्स ऑफ बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसको हम कह रहे हैं स्पिरिट ऑफ एज. और पर्शियन लिटरेचर इसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, आपको अपने आंसर में इस चीज का इंट्रोडक्शन देके एक मेन बॉडी में आंसर एकजुट करके लिखना है. नाउ अब यहां पे बात हो रही है सोर्सेस की. देखो, जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ, हमारी जो राइटिंग्स लिखी गई, वन वर इन अरेबिक एंड वन वाज इन पर्शियन. अब पॉलिटिकल अकाउंट देखना है उस टाइम का, एक हमें देखना है कि वहां पे सोशो इकोनॉमिक अकाउंट क्या था. जब सोशो इकोनॉमिक अकाउंट की बात आएगी, दैट वाज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया. बेटर एक्सप्लेन्ड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स दैट केम टू इंडिया, लाइक इब्न बतूता. उन्होंने रहीला में अपने अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया है अबाउट द सोशो इकोनॉमिक पॉइंट्स. जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे पॉलिटिकल सेटअप की, यहां पे बात करी जा रही किंग्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था. अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक है दिल्ली सल्तनत का पीरियड, एक है मुगल का पीरियड. वन इज दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड. सो योर आंसर वुड हैव बीन इन टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल अकाउंट्स and second one about the socio-economic account given by foreign travelers. One was related to Delhi Sultanate and one was related to Mughal period. तो आपने यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी पर्शियन ऑथर्स आए हैं जिन्होंने पर्शियन राइटिंग्स लिखी हैं, जैसे आप इसमें बरानी का एग्जांपल देख सकते थे,
एल ब्रूनी का एग्जाम्पल दे सकते थे, तारीख फिरोज शाही, एन अकबरी, शाहजहां नामा, पद्म पाशा नामा, वो आप ये सारी चीजें इस आंसर के अंदर बता के आपको ये बताना था कि वो कैसे उस टाइम के लोगों के बिलीफ्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कस्टम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो दिस वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट यू नीडेड टू फॉलो. स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट ऑफ एज का मतलब क्या है. फिर हमारे जो सोर्सेज हैं दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड, उसके अंदर भी जो सोशो इकोनॉमिक सेटअप है उसका किसने बताया है, फॉरेन ट्रेवलर्स ने. तो उसके अंदर हम एंड में लिख सकते हैं पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, इट्स नॉट ओनली दैट रिफ्लेक्ट द एज ऑफ द स्पिरिट बट अरेबिक भी है. बट क्या है, अरेबिक भी है, बट मोस्टली अगर हम बात करें तो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज से हमें बहुत ज्यादा अकाउंट्स का पता चल जाता है, एक टाइम पीरियड का पता चल जाता है. जैसे जाउद्दीन बरौनी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके थ्रू हमें पता चल रहा था पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री का. सो पर्शियन सोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस आंसर. So this was a question from AMC. Clear guys? Now, the last question. Since the decade of the 1920s, the national movement acquired various ideas, ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. अब 1920 के बाद पूछ रहे हैं हमारा जो नेशनल मूवमेंट का आइडियोलॉजिकल बेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है यू हैव टू मेंशन इन दिस आंसर. सो यू कुड स्टार्ट दिस आंसर विद द डेवलपमेंट्स गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. There were new waves of new ideas that engulfed the Indian national movement, and then you could have gone for all the ideological strands that you had studied, like suffragist that were favor of council entry, responsivist, Marxism, socialism, All India Trade Union Congress, Self Respect Movement, Justice Party. So you could have given an account of all these things in your answer. Question here was discuss. So you could have gone for this type of framework while attempting the question. So question was very easy. If we talk about from modern India से दोनों questions बहुत simple आए हैं. और अगर हम AMC की बात करें, I would say 50% were easy और जो दो थे वो moderate level के थे, that demanded your analytical approach while attempting the question. और इस क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि एंड में जब कंक्लूड करोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज्यादातर जितने भी ज्यादा स्ट्रैंड्स निकल रहे थे, लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सोशलिज्म के, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर अ पार्ट ऑफ इट्स एफिलिएटेड ग्रुप ओनली. दे वर नॉट अ सेपरेट गुड बट दे वर अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो आप जिस तरीके से आपको बेटर अपना कंक्लूजन लगता है तो आप उस तरीके से कंक्लूड कर सकते थे. So these were the 6 questions that came on this year exam, UPSC exam, GS paper 1. There were almost 6 questions, no question from world history. Focus was on AMC more. 4 questions were from AMC, 2 questions were from modern India. Modern India was very, very easy as compared to previous years. So guys, thank you very much. So this is it for today's discussion related to GS paper 1 history. Thank you.